2019 का एक जमाना था जहां पे ऐसा लगता था यार कमाल के फ्लैगशिप किलर फोन्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक जमाना आया जो काफी साल तक रहा, जिसके अंदर यार मोबाइल फोन्स के अंदर वो मजा नहीं आ रहा था। वो लगता नहीं था कि वो वैल्यू फॉर मनी, वो प्राइस टू परफॉर्मेंस चला गया। लेकिन अब लगता है iQOO 12 को देख के कि यहाँ पे एक कंपनी वही चीज को दोबारा से रिक्रिएट करने वाली है। अगर मैं बात करें iQOO 12 की, तो कुछ बातें इस फोन के साथ काफी सही हुई है जो इससे पहले हमने नहीं देखा था। सबसे पहले तो ये स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है उसके साथ आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, और आमतौर पे इसके फोन्स आने वाले थे 2024 में, लेकिन 2023 से ही इस फोन ने इंडिया में एंट्री ले ली। इसके साथ ही फोन की कीमत बहुत सरप्राइजिंग रखी है। बेस मॉडल 256 GB वाला है यहाँ पे 52,999 का, जो कि काफी सॉलिड प्राइस हो जाती है ऑलरेडी। लेकिन अगर मैं ऑफर्स को भी इंक्लूड कर लूं तो 49,999 लगभग 50,000 रुपए के अंदर आपको टेक्निकली 8 Gen 3 देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले 8+ Gen 1, 8 Gen 1 भी आए थे, 8 Gen 2 का प्रोसेसर भी आया था, उनके साथ ये चीज नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे iQOO वालों ने कैसे कर दिया। यार बात करें तो कई बार मन में सवाल आता है, अगर फोन को अगर इतने सस्ते में दे दिए तो कहाँ पे लोग कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बात किया तो फोन को बनाने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें की गई है। जैसे कि अगर मैं डिजाइन और हर एक एस्पेक्ट में बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको पहले तो ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, जहां पहले iQOO के फोन पहले वीगन लेदर के साथ आते थे, लेदर फिनिश हटाते हुए आपको ग्लास देखने को मिलता है और बीच में मेटेलिक फ्रेम देखने को मिलती है। अगर आप बिना कवर केस के इस फोन को यहाँ पे चलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इन हैंड फील देखने को मिलेगा, और लुक्स वाइज फोन जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे लगेगा। इसके साथ ही एक सवाल है काफी सारे लोगों की, सामने की तरफ प्रोटेक्शन क्या है। फ्रंट में आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास देखने को मिलता है। ये ग्लास गोरिल्ला ग्लास नहीं है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी आपको वैसी ही प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही यहाँ पे कैमरा डायल के ऊपर आपको मेटेलिक रिंग देखने को मिलती है, और ओवरऑल जो डिवाइस का जो लुक्स रहते हैं वो काफी अच्छे यहाँ पर देखने में लगते हैं। यहाँ पर रियल वर्ल्ड में जो व्हाइट कलर होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक ब्लैक कलर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कि यहाँ पे फोन के अंदर एक चीज होती है, इसका बॉडी वेट और डिजाइन। लगभग 204 ग्राम इसका वेट है, और हाथ में पकड़ने में इतना ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन जो डेंसिटी रहती है ना वो यहाँ पे फील होती है। और कैमरे की तरफ से जो कि थोड़ा बाहर निकला हुआ है, वहां पे आपको थोड़ा सा हैवी महसूस हो सकता है। इसके साथ ही फ्रंट में डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.78 इंच का एमोलेड स्क्रीन है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये LTPO डिस्प्ले। डिस्प्ले पैनल को बनाने वाली कंपनी का नाम है विजनॉक्स, और यहाँ पर जो डिस्प्ले पैनल इन्होंने यूज किया उसकी क्वालिटी सही है। हालांकि 144 हर्ट्ज के बारे में एक बात बता देता हूँ, आमतौर पर जब आप फोन के अंदर हाई रिफ्रेश रेट को सेट करेंगे तो ये फोन यहाँ पे सिर्फ 120 हर्ट्ज तक ही जाएगा टेस्टिंग के अंदर, लेकिन 144 हर्ट्ज ये डिस्प्ले अचीव कर सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे गेम्स खेलते हैं तो यहाँ पे कुछ गेम्स के अंदर फ्रेम इंटरपोलेशन का यूज करके 144 FPS अचीव किया जा सकता है। और फ्रेम इंटरपोलेशन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे डेडिकेटेड Q1 चिप लगाई है, जो MEMC टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको हायर फ्रेम रेट अवेलेबल करवा सकती है, जिसके अंदर गेम्स के अंदर आपको ज्यादा FPS मिलेगा, प्लस गेम्स के अंदर रेजोल्यूशन अप स्केलिंग भी हो जाएगी कि अगर लो रेजोल्यूशन में गेम रेंडर हो रहा है तो उस हिसाब से जो गेम रहता है तो वो हाई रेजोल्यूशन के अंदर आपको डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो MEMC टूल है ये यहाँ पे वीडियो के अंदर भी काम करता है, और अगर आप YouTube वगैरह में वीडियो देख रहे हैं तो रेगुलर 30 FPS के वीडियो को ऐसा लगा कि वो 60 FPS के अंदर चल रहा है। तो ये एक काम है यहाँ पे डेडिकेटेड Q1 चिप का। और वही बात करें डिस्प्ले के अंदर आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो मिलती है 3000 निट्स की, और सस्टेन ब्राइटनेस है 1400 निट्स की, 1260x2800 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है। और यहाँ पे HDR प्रोसेसिंग भी अच्छी, और HDR में अगर कंटेंट देखना है तो वो लोग यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के अंदर देखने को मिलता है। वहीं बात करें डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन भाई आजकल हम देख रहे हैं कि कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है मार्केट में। जो महंगे फोन है वो फ्लैट डिस्प्ले पे आते जा रहे हैं, और जो मिड रेंज फोन होते हैं वो कर्व डिस्प्ले पे आते जा रहे हैं। हालांकि किसी को फ्लैट डिस्प्ले पसंद आता है, किसी को कर्व पसंद आता है। यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले दे रखा है शायद इसीलिए क्योंकि ये फोन जो वो टारगेट किया गया गेमर्स के लिए। इसके साथ ही टच सैंपलिंग रेट वगैरह भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है, और किसी को अगर गेमिंग करनी है तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकता है। इसके साथ ही अगर हाथ में थोड़े बहुत गीले हैं तब भी आप इसके अंदर अगर गेमिंग वगैरह करनी है तो वो चीज पॉसिबल है। और ये देख के लगता है कि किस तरीके से जो iQOO है ना वो सिर्फ और सिर्फ गेमर्स को यहाँ पे टारगेट करने में लगी हुई है। लेकिन सिर्फ गेमर्स तक की बात नहीं है, जिन लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए भी एक अच्छी बात है। 8 Gen 3 ये लोग अवेलेबल करवा रहे हैं, और 8 Gen 3 की कुछ अच्छी बातें आप बताता हूँ। पहली बात तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मतलब कि मार्केट में सबसे अच्छा प्रोसेसर है, और अगर आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है तो आप इस पे AnTuTu स्कोर वगैरह चला सकते हैं। 20 लाख के ऊपर का स्कोर आएगा, और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहेगी वो काफी सही रहेगी। लेकिन एक अच्छा काम किया वो किया गया यहाँ पे कूलिंग को लेकर। यहाँ पे कूलिंग फोन की काफी सही है,
और फोन को अगर आप हैवी यूज भी करेंगे तो भी फोन यहाँ पे गर्म नहीं होता है। तो हीट और थर्मल मैनेजमेंट यहाँ पे सही किया गया है कि एक Gen 3 का भी कमाल हो सकता है और जो iQOO ने कूलिंग इंप्लीमेंट करी उसका भी। इसके साथ ही यहाँ पे फोन के साथ एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ बहुत सॉलिड मिल रही है, यानी कि 5000 mAh की बैटरी है। डुअल साइड बैटरी डिजाइन में आता है, लेकिन बैटरी बैकअप फोन के अंदर आप काफी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम दिन भर अगर फोन को यूज करेंगे उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही फोन की बैटरी के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। 120 वाट की फास्ट चार्जर के साथ आता है, जिसके अंदर यहाँ पे इस फोन को 30 मिनट से कम समय में फुल चार्ज किया जा सकता है। तो ये कुछ स्पेशलिटी यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करना चाहूंगा यहाँ पे इस फोन के स्पीकर्स को लेके। स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर है। और अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है स्टीरियो स्पीकर्स के अंदर तो लाउड स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे। कंटेंट कंजप्शन गेमिंग के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है। तो IR ब्लास्टर का फायदा है कि कोई अगर आप डिवाइस है जिसके अंदर IR बेस्ड आपको रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है तो इस फोन का यूज करके आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर एड अप करना चाहूंगा वो होगी 5G कैपेबिलिटीज को लेकर। यहाँ पे 8 Gen 3 बस एक जगह बहुत अच्छा शाइन करता है, वो है इसके 5G मोडेम्स को लेकर। 5G के जो मोडेम्स है वो काफी सॉलिड डाले गए, जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छी हाई स्पीड्स को अचीव कर सकते हैं 5G के अंदर। प्लस VoNR की जो कैपेबिलिटी होती है वो आपको इस फोन में देखने को मिलती है। ये हमने चेक किया, 5G नेटवर्क के ऊपर कॉलिंग प्लेस की जा सकती है। इसके साथ ही इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ये फीचर काफी सारे लोग की डिमांड रहती है। गूगल डायलर हटा के अपना डायलर लेकर आया, उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता सकते हो उसके सॉफ्टवेयर की कहानी। ये अभी भी फन टच OS के ऊपर चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 देखने को मिलता है विथ बेस्ड ऑन फन टच OS 14। यहाँ पर देखा जाए तो मटेरियल यू जो एंड्रॉइड के अंदर था उस चीज को इम्प्लीमेंट किया अपने UI में, और कुछ चीजें एडवांस करी गई है और थोड़ा सा नया यूनिक लुक एंड डिजाइन देने की कोशिश की गई है, जो कि काफी सही चीज है। और थोड़ा सा रिफ्रेश किया गया है डिजाइन को। फीचर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, फंक्शनलिटी भी काफी सही है। लेकिन एक बात आती है ब्लोटवेयर की, उसका क्या? यहाँ पर देखा जाए तो ब्लोटवेयर्स के अंदर यहाँ पे कोई भी हॉट एप्स, हॉट गेम्स जो इससे पहले iQOO की डिवाइसेस में आती थी वो इस डिवाइस से हटा दिए। हालांकि वही इकलौते ब्लोटवेयर्स थे जो हटाए गए। इसके अलावा कुछ और ब्लोटवेयर्स की ऐप है, जैसे स्नैपचैट ले ले या V ऐप स्टोर ले ले, वो कुछ एप्स आपको यहाँ देखने को मिलती है प्री इंस्टॉल्ड, इवन ब्राउजर या लॉक स्क्रीन पोस्टर वगैरह। मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्लोटवेयर सारे हटा दिया, काफी ब्लोटवेयर तक हटा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ब्लोटवेयर है वो अभी भी है। हमें अपडेट के अंदर ये फोन 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस किए गए, यानी कि एंड्रॉइड 14 के साथ आया तो 15, 16, 17 तक ये फोन अपने एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट लेगा। 3 साल तक आप समझ सकते हैं कि अगर फोन को यूज करना चाहे तो यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं, आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगा इस फोन के कैमरास को लेकर। कैमरास के अंदर सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार iQOO वाले 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस दे रहे हैं। हालांकि जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ है, और यहाँ पर आपको ओमनी विजन का सेंसर देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही बात करें तो 64 MP का कैमरा और 50 MP का अल्ट्रा वाइड है। देखो मेन कैमरा से अगर मैं फोटोग्राफ्स लेता हूँ तो वो आप काफी अच्छी ले सकते हैं, डेफिनेटली कलर्स वगैरह काफी सही है अगर मैं 50,000 रुपीज के फोन के हिसाब से बात करें। और जो टेलीफोटो लेंस है वो यहाँ पे आपको पेरिस्कोप वाला देखने को मिलता है, जिसके अंदर 3x का ऑप्टिकल है और ये 64 मेगापिक्सल का सेंसर है। और जब आप इसका यूज करके पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स को लेंगे तो वो भी आप अच्छी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ ही 100x को भी सपोर्ट करता है, लेकिन 3x के बाद बाकी जितना भी जूम होगा वो डिजिटल जूम होगा। उसके अंदर जो इमेजेस होगी वो बिल्कुल क्रॉप हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट होता है वो फोटोग्राफ्स की क्वालिटी पे पड़ सकता है। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि काफी सारे फोन्स ऐसे भी आए जिसके अंदर आपको ऑप्टिकल कैमरा जो रहता है वो 3x का देखने को मिलता है, लेकिन पेरिस्कोप नहीं होता। यहाँ पे पेरिस्कोप डाले 3x का। मेरे नजर में अगर 3x की जगह 5x देते तो काफी सही चीज होती। इसके साथ ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 50 मेगापिक्सल का डाला है, सेंसर अपग्रेड किया गया। डेफिनेटली यहाँ पे अल्ट्रा वाइड के अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिली। तो हाँ, इमेजेस देखा है तो डिफॉल्ट में अच्छी तो ले सकता है, लेकिन हाँ हल्की सी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी आप महसूस कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर बात करते हो, हाँ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है पीछे वाले कैमरे से 30 FPS के अंदर। 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग का फंक्शन है। ठीक ठाक वीडियो की क्वालिटी भी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं बात करें सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का कैमरा, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन वहीं आज भी 1080p 30 FPS आप सेल्फी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यार सेल्फी में भी 4K और 1080p 60 FPS टाइप के फीचर्स आ जाए तो यार वो काफी सही चीज रहेगी। हालांकि एक बात यहाँ पे कैमरा में एड अप कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पे कलर साइंस पे यहाँ पे थोड़ा काम किया गया, और इस बार iQOO वालों ने Vivo की कलर साइंस को लिया है, जिसके अंदर
इमेजेस के अंदर आपको वैसे ही कलर्स देखने को मिलेंगे जैसे आप किसी भी अच्छे वीवो के फोन से लेते, क्योंकि अक्सर वीवो के फोन का कैमरा अच्छा होता है और हमें पता है आईक्यू और वीवो साथ में मिलकर काम करते हैं और वहां पे वीवो की जो कलर साइंस होती है वो उसे उठा के ले आया। इवन सर्विस सेंटर में भी वीवो के साथ पार्टनरशिप है, जहाँ पे वीवो कंपनी के सर्विस सेंटर पे आपको आईक्यू के लिए भी सर्विस देखने को मिल सकती है। लेकिन चलिए इसके कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, प्रोज के बारे में बात करना चाहूंगा कि डिस्प्ले फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे मेरे को पसंद आया ये डिस्प्ले। कर्व होता तो शायद थोड़ी अच्छी बात लगती है यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे बात कर तो मेन कैमरा से इमेजेस आप सही ले सकते हैं। फोन के अंदर अच्छी बैटरी लाइफ है, यहाँ पे आपको चार्जिंग भी फास्ट मिल रही है, कोई हीटिंग नहीं हो रही और यहाँ पे आपको कमाल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एंड्रॉइड 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स और 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट यहाँ पर ले रहा है। कॉन्स में बात करें तो एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी भी इस फोन के अंदर आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। वायरलेस चार्जिंग एक ऐसी चीज है जो आज के समय में कुछ लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि प्रीमियम स्पेंड कर रहे हैं तो ये फीचर आना चाहिए। सेल्फी कैमरे में अभी भी 1080p 30 fps का वीडियो और अल्ट्रा वाइड कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे और सही हो सकता है। ओवरऑल बात करें तो फोन यहाँ पे किसके लिए, तो जिन लोगों को यहाँ पे लेटेस्ट हार्डवेयर चाहिए, प्योर परफॉर्मेंस चाहिए वो मिलेगी, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और 50,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे जो प्राइस पॉइंट पे लोग लेकर आए वो काफी सही है। लग रहा है कि जितना ये लोग कम कर सकते हैं तो उतना कम करने की कोशिश करिए और आप लोगों को डिवाइस देने की कोशिश करिए। अब देखने वाली बात है कि डिवाइस यहाँ पे लोगों को कैसा लगता है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो प्राइस टू परफॉर्मेंस से काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर मैनेज करी है, जो देख के लगता है कि किसी दूसरी कंपनी के लिए इंक्लूडिंग OnePlus के लिए भी शायद ऐसा वैल्यू फॉर मनी या प्राइस टू परफॉर्मेंस वाला जो रेशो होता है वो मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमें पता है कि OnePlus 12 भी आने वाला है, लेकिन OnePlus 12 की जो कीमत रहेगी वो डेफिनेटली इससे काफी ज्यादा हो सकती है। तो लग रहा है कि एक प्राइस वाला जो फैक्टर होता है ना वो यहाँ पे आईक्यू के साथ थोड़ा जुड़ गया है, जहाँ पे ये प्राइस वाले फैक्टर पे काफी सारे लोग इस फोन को लेना पसंद कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। अभी तो फिलहाल के लिए सब कुछ ऑफर मिला के अगर 49,999 का मिल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में तो हाँ 49,999 में काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी आखिर कितने लोग इस फोन को यहाँ पे परचेज करते हैं। बाय द वे आप लोग के ओपिनियन है iQOO 12 को लेके बात नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।